हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन में नए हैं वो सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग सेशन में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, थोड़ा सा तो विलम्ब हो गया है, 2 दिन से क्लास लगाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो इसलिए क्लास नहीं लग पाती जल्दी से। ठीक है, जल्दी से क्लास नहीं लग पा रही है, बस यही दिक्कतें आ रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो अपडेट हुआ है, वो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या अपडेट हुआ है। तो उसी में आधे घंटे से मैं लगी थी, इसलिए दोबारा से क्लास लगाई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक नाटककारों के रूप में कौन प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। क्योंकि ऐसी टेंशन हो जाती है, आधे घंटे से मैं परेशान थी क्लास लगाने में और भूल भी जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है, तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि सेशन तो लेट हो ही गया है, अब क्या ही कर सकते हैं। और 2 दिन से यही हो रहा है कि मैं 7 बजे सेशन लगाती हूँ लेकिन लग नहीं पाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। प्रसाद ने अपने किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो नारी मुक्ति की समस्या को किसमें उठाया है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसमें उठाया है, चंद्रगुप्त में, राजश्री में, या फिर स्कंदगुप्त में, या फिर ध्रुव स्वामिनी में। तो नारी की मुक्ति की समस्या को उठाया इन्होंने ध्रुव स्वामिनी में। नेक्स्ट है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, या फिर आषाढ़ का एक दिन। तो इनका जो नहीं है वो है रक्त कमल, इनका नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। खड़ी बोली गद्य में अनुवाद करने वाले कौन है? शकुंतला नाटक का। तो शकुंतला नाटक का किसने किया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर गिरिधर दास ने। तो किसने किया है? तो ये करने वाले हैं कौन करने वाले हैं? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। नेक्स्ट है कि चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी हैं, बाबू राम कृष्ण वर्मा है, या फिर मथुरा प्रसाद चौधरी हैं, या फिर रूपनारायण पांडे हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी ने के इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, संयोगिता, स्वयंवर, या फिर विस्मोधम, या फिर नील देवी। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयोगिता स्वयंवर। ये इनका नहीं है। ये किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास का है। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि जूठन के लेखक कौन है? जूठन जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, डॉक्टर श्याम लाल हैं, या फिर माता प्रसाद हैं।
तो जूठन जो है ये किसकी रचना है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक जो है ये किसकी कविता है? ये बात यहाँ पूछ रहा है। धूर्मिल की है, लीलाधर जगुड़ी की है, बलदेव बंसी की है, फिर इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लीलाधर जगुड़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। कौन सा कथन है जो असत्य है? ये कह रहा है कि प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। ये कह रहा है कि प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। बात बिल्कुल सही है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। बात भी बिल्कुल सही है। प्रयोगवादी कविता हर्षोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये भी बात सही है। और फिर नेक्स्ट कह रहा है कि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है ना। नहीं, ये विकसित रूप है, बल्कि नहीं है, विकसित रूप है इसका, इसमें नहीं दिया है, तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से है? नहीं है। ठीक है, नागार्जुन का, आज्ञे का, मुक्तिबोध का, फिर भारत भूषण अग्रवाल का। किसका संबंध है जो प्रयोगवाद से नहीं है? ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। निश्चय कि साखी किसका संकलन है? साखी जो है ये किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह का है, कीर्ति चौधरी का है, हरिनारायण व्यास का है, फिर विजय देव नारायण शाही का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? भवानी प्रसाद जो मिश्र की कविताएं हैं ये किस सप्तक में है? पहला तार सप्तक में, दूसरा तार सप्तक में, तीसरा तार सप्तक में, अभी चौथा तार सप्तक में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र की बात हो रही है, तो इनकी जो है ये दूसरे तार सप्तक में कविताएं हैं। नेक्स्ट है कि प्रिवंदा निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित है? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस या फिर कामायनी। तो प्रिवंदा की बात हो रही है, ये किस कविता से संबंधित है? ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असाध्य वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है ना? दर्शन से मुक्ति, अनगढ़त की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल या फिर काव्य की गतिशीलता। सबसे बड़ी विशेषता पूछ रहा कि सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? तो विशेषताएं तो ये सभी ही हैं, लेकिन दर्शन से मुक्ति ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है कि फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? मधुबाला है, गीत फरोश है, अंधेरे में है या फिर कनु प्रिया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधेरे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? रश्मिरस्थी के, या फिर उर्वशी के, या फिर कुरुक्षेत्र के, या फिर हुंकार के। किसके संबंध में ये कहा गया है? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कुरुक्षेत्र में कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो थोड़ा सा शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि सेशन में लोग बहुत कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। थोड़ी सी लेट हो गई है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? नागार्जुन जो है ये किस काव्य धारा के कवि हैं? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं?
तो नागार्जुन की बात हो रही कि नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये क्या प्रकृतिवाद के हैं, फिर प्रयोगवाद के, फिर अकविता के, फिर समकालीन कविता के। तो ये किस काव्य धारा के कवि हैं नागार्जुन? तो ये प्रकृतवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? प्रकृतिवादी कवि हैं। निश्चय की युग धारा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है, नागार्जुन है, फिर केदारनाथ अग्रवाल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागार्जुन। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? राम की शक्ति पूजा जो है ये किस श्रेणी की कविता है? मुक्तक काव्य है, लंबी कविता है, अकविता है, फिर हायुक है? राम की शक्ति पूजा ये निराला की कविता है। और ये किस तरह की कविता है ये पूछ रहा है, यह एक लंबी कविता है। निश्चय छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता का, अभिव्यंजना का, चारुकता का, या फिर चमत्कार का? तो किसका वैभव मिलता है, उत्कर्ष मिलता है? उत्कर्ष की बात पूछ रहा है। उत्कर्ष मिलता है अभिव्यंजना का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एक चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक भाषा पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की, प्रकृतिवाद की, प्रयोगवाद की, फिर में से कोई नहीं। तो ये किस की विशेषता है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये छायावाद की विशेषता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिक जिम्स कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद कहते हैं, प्रकृतिवाद कहते हैं, छायावाद कहते हैं, फिर प्रतीकवाद कहते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे छायावाद कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जल प्लावन की घटना का उल्लेख पूछ रहा है। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, छंदो उपनिषद के 8वें अध्याय में, फिर ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। किसमें मिलता है ये बात पूछ रहा है। तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम की शक्ति पूजा कविता की आरंभिक पंक्ति है। आरंभिक पंक्ति क्या है? आरंभिक पंक्ति इसकी क्या है? प्रस्मित है, वातावरण निमित मुख संग कमल है, या फिर रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, या फिर उत्तरा ज्यो दुर्गम पर्वत पर नय धनकार, या फिर रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर? कौन सा आरंभिक पंक्ति है राम की शक्ति पूजा की? आरंभिक मतलब कि शुरुआत की पंक्ति पूछ रहा है। तो यही हो जाएगा, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह क्या है? क्वाशी है, रश्मि रेखा है, उर्मिला है, या फिर कुमकुम है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमकुम। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। भारत भारती में, रंग भंग में, या फिर द्वापर में, या फिर साकेत में? तो किसमें इन्होंने क्या किया है? प्रतिष्ठित किया है नारी पात्र को। साकेत में इन्होंने किया है। उर्मिला और लक्ष्मण की इसमें प्रेम कहानी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत, या फिर उद्धव शतक? जगन्नाथ रत्नाकर की रचना क्या हो रहा है पूछ रहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं पूछ रहा है, ठीक है। नहीं कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर भ्रमरदूत नहीं है इनका। नेक्स्ट है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, रामकुमार वर्मा हैं, शिवदान सिंह चौहान हैं, या फिर रामविलास शर्मा हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, छायावाद युग के, या फिर प्रकृतिवाद युग की?
यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतेंद्र युग की। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है, तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर बिहारी, मतीराम, घनानंद और पद्माकर, यही इनका क्या हो जाएगा, सही अनुक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाकवि भूषण की रचना है, महाकवि भूषण की जो रचना है वो कौन सी है, ये पूछ रहा है। रेणुका है, चिदंबरा है, दीपशिखा है या फिर छत्रसाल दशक है। तो चिदंबरा किसकी है, सुमित्रानंद पंत की है। रेणुका है रामधारी सिंह दिनकर की और दीपशिखा है महादेवी वर्मा का। तो छत्रसाल क्या हो गया, भूषण का हो गया। निश्चय निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है, बोधा, आलम, ठाकुर या फिर सेनापति। कौन सा है जो रीति मुक्त नहीं है, ये बात पूछ रहा है। तो रीति मुक्त सेनापति नहीं है। नेक्स्ट है, भैरवे नायिका भेद किसकी रचना है, कृपाराम की है, रहीम की है, तुलसीदास की या फिर केशव की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये रहीम की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व किया है, भूषण का, शूदन का, लाल कवि का या फिर रहीम का। किसका किया है इन्होंने, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने भूषण का किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है, जसवंत सिंह है, केशव है, भूषण है या फिर पद्माकर है। तो शिवा बावनी किसकी रचना है, ये भूषण की रचना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा है, बल्लभाचार्य ने, हित हरिवंश ने, गोकुलनाथ ने या फिर विठल नाथ ने। किसने कहा है सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज, तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले हैं विठल नाथ। नेक्स्ट है कि साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है, नायिका भेद है, अवतार लीला है, निगुण का खंडन है या फिर नीति है। तो साहित्य लहरी का जो विषय वस्तु है वो पूछ रहा है, वह साहित्य लहरी की विषय वस्तु नायिका भेद है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि एक सेकंड, नेक्स्ट है जीवन मुह चाही को नीको, जीवन मुह चाही को नीको, दरस दरस परस दिन रति करती है, कान्हा प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है, किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है, निर्गुण भाव की, सगुण भक्ति भाव की या फिर असूया भाव की या फिर दैहिक संघार की। इन पंक्तियों में कौन सी भक्ति मानी है, अभिव्यक्ति मानी है, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो इन पंक्तियों में जो इन्होंने अभिव्यक्ति मानी वो असूया भाव की मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जग संत कहंत ते अंतु लहा है, ताको साके सठ संकट कोटि को कढ़त दंत करंत हहा है, और जनपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, और जानकी जीवाणु जान ना जनियो, तो जान कहत जनियो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि, तीसरी पंक्ति जो है नहीं, ठीक है, तीसरी पंक्ति जो है इसमें तुलसी जी क्या कहना चाहते हैं, ये बात पूछ रहा है। तुलसी जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें ये क्या कहना चाहते हैं, कौन, तुलसीदास ना, एक सेकंड। तो यहाँ पर तुलसीदास जो कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। एक बात ये कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत ज्यादा अभिमान है, मतलब कि घमंड है, और वे स्वयं महागंवार हैं, और वो क्या है, स्वयं महागंवार भी हैं। यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ए और बी, ए और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से, सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी हैं, तुलसीदास हैं, उस्मान है या फिर केशव दास हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास हैं। नेक्स्ट आरती कीजिए हनुमान लला की रचयिता कौन है,
नाभादास हैं, तुलसीदास हैं, रामानंद हैं, फिर रामानुज है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? वक्ता और श्रोता के कितने युग्म हैं? 3 युग्म हैं, 2 हैं, 5 हैं या फिर 4 हैं? तो वक्ता और श्रोता के जो युग्म हैं किसमें? रामचरितमानस में, वो है टोटल 4। नेक्स्ट है कि पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का है, बुद्धि का है, अहंकार का है या फिर हृदय का है? रत्नसेन जो है ये प्रतीक किसका है? पद्मावत में। तो पद्मावत में ये मन का प्रतीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? बरवे रामायण, बरवे वैराग्य संदीपनी, दोहावली या फिर चित्रावली? तो यहाँ पर चित्रावली इनकी नहीं है। एक इनकी नहीं तो किसकी है? जरा कमेंट में बताना ऑफलाइन, क्योंकि मैं कई बार ये रचना पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? कबीर दास की, रैदास की, सूरदास की या फिर मलुक दास की? तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है कबीर दास की। नेक्स्ट है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? दादू की हैं, रैदास की हैं, कबीर की हैं, फिर नानक की हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैदास की है। नेक्स्ट है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का, परशुराम चतुर्वेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो ये कथन जो है ये किसका है? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार है, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन किसका है ना? तो वाणी का डिक्टेटर को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक तरफ क्या है? सिद्धांत है, दूसरी तरफ सिद्धांतकार है, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, सुमेल कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा। चलिए ठीक है ना, तो चलिए सुमेल करते हैं अभी। तो यहां पर देखिए द्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का। एक सेकेंड, हाँ, तो द्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है। ठीक है, शंकराचार्य का है। द्वैतवाद किसका है? द्वैतवाद है निम्बार्काचार्य का। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? शुद्धाद्वैतवाद है रामानुजाचार्य का, सॉरी वल्लभाचार्य का। एक सेकेंड, द्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। तो 4 3 2 1 देख लेते हैं। 4 3 2 1 किसमें है? तो 4 3 2 1 है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, उपयुक्त में से किसी का नहीं है? तो ये कथन किसका है? ये बात पूछ रहा है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? नागेंद्र का है, नंदुलारे वाजपेयी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, फिर बच्चन सिंह का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है? सूरदास है, कुंभन दास है, मीराबाई है या फिर तुलसीदास है? तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा जी ने कहा है कि मैं राम को एक रतन के समान पा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति पर, मीराबाई पर, सूरदास पर या फिर चित स्वामी पर? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका जो प्रभाव है वो विद्यापति पर माना जाता है। नेक्स्ट है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए?
खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में या फिर डिंगल पिंगल में। रासो ग्रंथ की बात हो रही है कि ये किस भाषा में लिखे गए हैं, ये डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है। शालिभद्र सूर्य हैं, आशुग हैं, नरपति नल हैं या फिर दलपति विजय हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शालिभद्र सूर्य हैं। नेक्स्ट एक मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, वह रत्नाकर है, कीर्तिलता है, चर्यापद है या फिर ज्ञानेश्वरी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर रत्नाकर। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। हेमचंद्र थे, स्वयंभू थे, रामचंद्र थे या फिर सोमप्रभ सूरि थे। कौन थे, तो वो थे कौन, वो थे स्वयंभू। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है। कौन सी शिलांकृत कृति है, ये पूछ रहा है। पाहुड़ दोहा, राहुल वेल, प्रकट पैगलम या फिर वर रत्नाकर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल वेल। नेक्स्ट है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। भट्ट केदार है, नरपति नल है, नल सिंह है, फिर मधुकर कवि है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधुकर कवि का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संदेश रासक के रचयिता हैं। अमीर खुसरो हैं, अब्दुल रहमान है, लक्ष्मीधर है या फिर हेमचंद है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किसकी रचना है, अब्दुल रहमान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा, देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा, देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पंक्तियों, उपयुक्त पहेली है, ये पहेली है इनकी, इससे क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। इसका मतलब ही पूछ रहा है। सन्यासी, कुआं, खंडहर या फिर प्रेमी का हृदय, है ना। देहरी का नासूर, नासूर मतलब कि जो हमेशा बहता रहे, तो क्या हो जाएगा, कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद या फिर गदाधर भट्ट। कौन से आदिकाल से नहीं संबंधित है, वो बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर गदाधर जो है ये नहीं संबंधित है। नेक्स्ट है कि एक सेकंड, नेक्स्ट है कि आलखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है। कुमार रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या फिर हमीर रासो। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है। डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है या फिर अवधि है। पृथ्वीराज रासो की भाषा पूछ रहा है, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नगरी प्रचारित सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है। रामचंद्र शुक्ल हैं, कर्नल टॉड हैं, श्याम लाल दास हैं या फिर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के गद्य उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ईश्वर चंद विद्यासागर ने, गंगा प्रसाद शुक्ल ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने लिया है, ये बात पूछ रहा है। तो ये लेने वाले हैं कौन, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। तो इन्होंने अन्य नाम से, रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा अन्य नाम इन्होंने दिया है, तो इन्होंने गद्य काल दिया है। ठीक है, क्या दिया है, आधुनिक काल का गद्य काल नाम दिया है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है। निर्मला जैन है, नंद दुलारे वाजपेयी है, नामवर सिंह है या फिर बच्चन सिंह है ना। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, ये ग्रंथ किसका है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, ये है नंद दुलारे वाजपेयी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या सूत्र नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, विभिन्न युगों की आंतरिक व बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री या फिर रचनाओं का मौखिक उल्लेख या फिर शिलालेख या फिर साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। क्या नहीं हो सकता है, ये बात पूछ रहा है।
तो यहाँ पे जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है रचनाओं का मौखिक उल्लेख। रचनाओं का कहीं मौखिक उल्लेख होता है? नहीं होता है ना, तो यही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आलोचनात्मक इतिहास की बात हो रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर भागीरथ मिश्र। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल एक नई प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है, 7 PM पे ही हमारी क्लास होती है, लेकिन अभी 2 दिन से क्लास में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, नहीं लग पा रही, इसीलिए लेट हो जाता है। ठीक है, तो कल 7 PM पे ही क्लास होगी, एक नई प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो लोग सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।